जय हिंद दोस्तों, साइंस के बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। और ये बूस्टर डोज 15 है। इससे पहले हम 14 मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस के अंदर कोशिका के प्रकार, जो कि थ्योरी सेक्शन है। इसमें कोशिका के अलावा ब्लड के अंदर शामिल प्लाज्मा में WBC, RBC, प्लेटलेट्स और 2 बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और हीमोफीलिया के बारे में। ये थ्योरी सेक्शन है। और एक पौधा सुरक्षित भविष्य के लिए, ये एक टैगलाइन ही मान लीजिए इस चैनल की, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला हो रहा है। और आने वाले दिनों में अगर आप पौधे नहीं लगाओगे, पेड़ नहीं लगाओगे तो और ज़्यादा खराब होगा। पर्यावरण प्रदूषण, कार्बन बढ़ेगा, उससे गर्मी बढ़ेगी, गर्मी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होकर एक साथ आएगी, तो ह्यूमन बीइंग का जीवित रहना बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक पौधा ज़रूर लगाएं। जैसे आप दही चीनी खाते हो, मंदिर में जाते हो एग्ज़ाम देने से पहले, तो कोई भी किसी भी प्रकार का एक पौधा ज़रूर लगाएं। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपका शुक्रिया अदा करेगी। अगर आप वेस्ट प्लस में नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यानी कि मानवों, ह्यूमन बीइंग्स और जितने भी एनिमल्स हैं उसके अंदर, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उन दोनों के अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु, इन ऐसे जीवों के अंदर ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त संरचनाएं इनके अंदर अनुपस्थित होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर झिल्ली युक्त जो संरचना होती है वो अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त संरचना होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्र की व्यवस्थित संरचना नहीं होती है, जब इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसकी व्यवस्थित संरचना नहीं होती है। इसमें जो केंद्रक होता है वो स्वतंत्र होता है, मतलब वो कहीं भी आ जा सकता है, घूम सकता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर केंद्र एक जो पर्टिकुलर जगह होती है वहाँ पे फिक्स रहता है, मतलब ऐसे घूम नहीं सकता। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र का मतलब यह है कि वो कहीं भी घूम सकता है कोशिका के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो DNA होता है वो बिना हिस्टोन के मौजूद होता है, बिना हिस्टोन प्रोटीन के मौजूद होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो DNA होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक के अंदर जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में असमसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है कि सरल कोशिका संरचना। प्रथम जीव पृथ्वी पर कौन सा आया था? तो वो आया था बैक्टीरिया, जो पानी के अंदर आया था। तो वो उसकी जो संरचना थी कोशिका की वो एकदम इजी थी, मतलब सरल थी। जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन और पादपों का संचित भोजन स्टार्च में संचित होता है, और वसा अतिरिक्त संचित भोजन होता है। जैसे कोई इंसान मोटा होता है, कोई जंतु ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो उसके अंदर जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, और जो उसके अंदर जो वसा होती है वो अतिरिक्त संचित भोजन होता है। इसका मतलब यह है, जब आप कभी बीमार हो जाते हो तब ग्लाइकोजन की पूर्ति आप खाने के साथ करते हो, जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन जो अतिरिक्त खाने की जो पूर्ति होती है बीमारी के टाइम, वो आपकी वसा से होती है। तो वसा आपका संचित भोजन है जो इमरजेंसी के लिए बॉडी के अंदर स्टोर होता है। जबकि पादपों के अंदर स्टार्च के फॉर्म में भोजन संचित होता है। तो ये देख लिया अपन ने कोशिकाओं के प्रकार, जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब देखते हैं ब्लड, यानी कि रक्त। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसकी मात्रा बॉडी के अंदर 5.5 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। जैसे मान लो कि आपका बॉडी वेट कितना है, 45 kg है, तो इसका जो 7% होगा वो आपके ब्लड का मात्रा होगी, वो आपके ब्लड की मात्रा होगी। और जो ब्लड का pH होता है वो 7.4 होता है, हल्का सारी है। सार और अम्ल तो आपको पता ही होगा। जैसे ये pH होता है, ये यहाँ पे 0, इधर से 7 और ये 14। अगर इधर जाओगे तो आपको एसिड मिलेगा, जबकि इधर जाओगे तो आपको सार मिलेगा। तो ये 7.4
यहाँ से ऊपर है, ये 7 है, 1 से 7 तक, और ये 7 से 14 तक, तो ये 7.4 है, तो मतलब हल्का सारी है आपके ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, तो ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, जो कि ब्लड का 55% होता है। कितना होता है? 55%, जो पेल येलो होता है, मतलब हल्का पीला होता है, और इसके अंदर लगभग 93% वाटर होता है। क्या होता है? 93% वाटर। 6% इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, जो 3 तरह का प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, फाइब्रिन और ग्लोबुलिन। तो ये 3 तरह का प्रोटीन ब्लड के अंदर मौजूद होता है, जो कि मेनली प्लाज्मा के अंदर होता है, और प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड का? 55% होता है। और 1% जो अदर मिनरल्स होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। ब्लड सेल्स जो कि 45% होती है, जिसके अंदर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइटस भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, जबकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती हैं वो डब्ल्यूबीसी होती है, और आपका जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो आरबीसी के अंदर होता है। अब आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। इनकी संख्या बॉडी के अंदर कितनी होती है? तो 5.5 मिलियन पर mm³, मतलब पर मीटर क्यूब के अंदर आपकी 5.5 मिलियन, कहने का मतलब 5.5 करोड़। कितना? 5.5 करोड़ आपकी पर mm³ के अंदर इनकी संख्या होती है। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 डेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया है। आजकल ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप इन्हीं को आधार बनाकर जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर दे सकते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब उनके आंसर भी आप नहीं दे पाओगे। तो ये आपको याद रखना है कि संख्या कितनी होती है, निर्माण कहाँ होता है और जीवन काल कितना होता है। मर्द कोशिकाओं में रक्त प्रवाह से हटाने का जो कार्य होता है वो स्प्लीन का होता है। आरबीसी को जब 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती है। अब आरबीसी मर जाती है तो वो ब्लड के अंदर तो फ्लो होगी नहीं। अब उसको बाहर निकालने का जो कार्य करती है मर्द कोशिका जो मर जाती है, उसका काम क्या है? उसका नाम क्या है? प्लीहा, जिसको इंग्लिश के अंदर स्प्लीन कहते हैं। इसे आरबीसी का कब्रगाह यानी कि ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रगाह किसे कहते हैं, तो वो स्प्लीन प्लीहा को कहा जाता है। स्प्लीन यानी कि प्लीहा जीवित आरबीसी को लीवर यानी कि यकृत तक भेजता है, जहां लीवर आरबीसी को विस्तारित और विघटित करता है। तो लीवर का काम क्या है? आरबीसी को विस्तारित और विघटित करने का। वयस्क आरबीसी में केंद्रक और अन्य कोशिका अनुपस्थित होते हैं। जैसे जवान आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल जब बनती है तो उसके अंदर केंद्रक और अन्य कोशिका अनुपस्थित होते हैं। इनकी कोशिका द्रव्य में अत्यधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन लाने और ले जाने का कार्य करता है। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन अंगों तक पहुंचाने का, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ एक मजबूत बॉन्ड बन लेता है। इससे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड ये किसके साथ बनाता है? तो यह HbCO के साथ, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो ये ऑक्सीजन की कमी कर देता है, और इसको स्लो डेथ भी कहते हैं। आप सोते सोते कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि अंगीठी जो सिगड़ी होती है वो रूम के अंदर सर्दियों के अंदर जला लेते हैं, और फिर कई बार मतलब कम से कम उस रूम के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जिस कारण आदमी सुबह उठता ही नहीं है, मतलब मर जाता है। साइलेंट डेथ बोलते हैं इसको। स्तनधारियों में केंद्र विहीन आरबीसी की संरचना होती है। जो स्तनधारी होते हैं जीव, उसके अंदर केंद्र विहीन आरबीसी की संरचना होती है। आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया या रक्ताल्पता रोग होता है, जो आयरन और फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। ये गर्भवती महिलाओं के अंदर अधिकतर ये रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए उनको आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां खिलाई जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो मेल के अंदर 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर, यानी कि 100 ml ब्लड के अंदर 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पुरुष के अंदर, जबकि महिला के अंदर यह मात्रा 12 ग्राम होती है। मतलब महिला के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो पुरुष से 2 ग्राम कम होती है। तो ये आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कितने ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर। तो अपने आरबीसी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इनकी संख्या है 5 से 10,000 पर mm³ होती है, जबकि आरबीसी की कितनी थी? 5.5 मिलियन, यानी कि 5.5 करोड़ पर mm³ के अंदर। डब्ल्यूबीसी की कितनी है? तो 5 से 10,000 पर mm³। संक्रमण के समय इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे ही आप बीमार होते हैं या किसी बीमारी ने आपको अपने कंट्रोल में कर लेता है, संक्रमण जब हो जाता है आपकी बॉडी को, तब इनकी संख्या
बढ़ जाती है। WBC की अत्यधिक कमी से ल्यूकेमिया, RBC की कमी से क्या होता है, तो RBC की कमी से क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, ठीक है। जबकि WBC की कमी से क्या हो रहा है, ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली समाप्त हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल है एड्स, यानी कि एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जैसी बीमारी जो होती है, जिसका जो लाइलाज बीमारी है, उसके अंदर आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ध्वस्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। WBC का जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 दिन होता है, जबकि RBC का कितना था, RBC का था 120 दिन, और WBC का 4 से 5 दिन होता है। यह भी बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में ही बनती है। WBC के प्रकार, तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक कणिका में और ये एक कणिका में, यानी कि ग्लेनोसाइट्स और एग्रानुलोसाइट्स। जो कणिका में है वो 3 प्रकार का होता है, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। एक कणिका में 2 प्रकार का होता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये WBC के प्रकार देख लिए। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है कणिका में के अंदर, वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करता है, न्यूट्रोफिल की जो कुल WBC का 70% होता है, न्यूट्रोफिल कुल WBC का 70% होता है, जो जीवाणुओं को समाप्त करता है। यानी कि 5 से 10,000 जिसकी संख्या होती है, उसका 70% तो केवल न्यूट्रोफिल ही होता है, जो जीवाणुओं को समाप्त करता है। फिर है बेसोफिल, जिसकी मात्रा अत्यधिक कम और जीवाणुओं का भक्षण एवं एलर्जी में सहायता, यानी कि एलर्जी को कम करने में या एलर्जी को समाप्त करने में जो काम आता है वो बेसोफिल होता है, जो कणिका में WBC होती है। फिर है मोनोसाइट्स क्या होते हैं, जीवाणु भक्षण की सबसे सक्रिय एवं बाहरी संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करता है। बाहरी संक्रमण जैसे अभी कोरोना था, ठीक है, तो कोरोना के काल के अंदर मोनोसाइट्स ज़्यादा एक्टिव थे बजाय बेसोफिल के। तो मोनोसाइट्स एक कणिका में WBC है। लिम्फोसाइट्स विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली का भाग है, जो रोगाणुओं की पहचान कर उनके खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो आपके रोगाणुओं की पहचान करता है और उसके खिलाफ उसी प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो उसको समाप्त कर सकता है और इसके प्रयोग से रोगाणुओं को नष्ट करता है। एंटीबॉडी रासायनिक रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। जो एंटीबॉडी होते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली के अंदर, वो प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसलिए प्रोटीन कंज्यूम करना आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनकी संख्या 3 लाख पर mm³ होती है। तो अगर आपसे कभी ऐसे पूछ ले कि संख्या के आधार पर, बॉडी के अंदर इनकी संख्या के आधार पर आपसे सीरीज में पूछ लें, तो आपको सबसे पहले तो RBC करना है। RBC की संख्या सर्वाधिक होती है, फिर होती है प्लेटलेट्स की और फिर होती है WBC की। प्लेटलेट्स की संख्या 3 लाख पर mm³ होती है। इनका निर्माण भी बोन मेरो के अंदर होता है। उनका कार्य क्या है, रक्त का स्कंदन यानी थक्का जमाने में इनका काम होता है। जो 3 से, अगर आपकी बॉडी पे कोई कट लग जाता है तो 3 से 5 मिनट में वो खून को रोकने के अंदर या खून का थक्का जमा देते हैं। इसके अंदर किस विटामिन की सहायता, ये किस विटामिन से, और खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन K होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बीमारी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें जो सेकंड और बाद के सभी बच्चे RH पॉजिटिव की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा अपने आसपास या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा, जो RH पॉजिटिव महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो पहला बच्चा होता है वो एकदम स्वस्थ होता है, फिर चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। और इस बीमारी से जो महिला ग्रसित होती है, उसका जो सेकंड चाइल्ड है वो RH एंटीबॉडी के कारण गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो एक बच्चे को जन्म देने के बाद के सभी बच्चे को वो जन्म नहीं दे पाती है। कारण क्योंकि वो महिला एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से ग्रसित है। और इसका मुख्य कारण क्या है, उसकी बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जो कि बच्चे का खून के अंदर वो डिजोल्व होकर घुलकर उसको जहर के फॉर्म में, पॉइजन के फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। इससे संक्रमित व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया में, जो पुरुषों को अत्यधिक प्रभावित करती है, क्योंकि सामान्यतः महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। पुरुषों को अधिक प्रभावित करती हैं, जबकि महिलाएं होती हैं वो इस रोग की वाहक होती है। मतलब अगर महिला किसी लड़की को जन्म देती है तो उसके हीमोफीलिया होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन अगर वो किसी बॉय को जन्म देती है तो उसके हीमोफीलिया होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। इस बीमारी का उत्तरदायी जीन X गुणसूत्र पर पाया जाता है।
इसलिए इसे एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड बीमारी भी कहते हैं। तो ये भी आपको नाम याद रखना होगा, हीमोफीलिया को एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड बीमारी भी कहते हैं। हीमोफीलिया को रॉयल बीमारी भी कहते हैं क्योंकि इसका संबंध ब्रिटेन के राजघराने से संबंधित है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महिलाएं शासन करती आई है, क्योंकि वहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं उनके ये बीमारी होने के कारण वो उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। हीमोफीलिया के समान ही वर्णांधता, जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंड, जैसे आपको ग्रीन ग्रीन नहीं दिखेगा, रेड रेड नहीं दिखेगा, ब्लैक ब्लैक नहीं दिखेगा, तो समान ही वर्णांधता जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी आनुवंशिक रोग है जिसमें महिलाएं वाहक होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, और पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं। ये दोनों रोग सामान्यतः एक पीढ़ी के अंतर पर पैदा होते हैं। एक पीढ़ी, जैसे मान लो अभी आप स्टूडेंट हो, आपकी कभी शादी होगी, शादी होने के बाद आप पेरेंट बनोगे, जैसे बॉय हुआ, गर्ल हुआ, वो कभी पेरेंट बनेंगे, तब इनके नहीं होगा, आपके था, इनके नहीं है, और उनके होगा, तो ये जनरेशन गैप आ गया। तो पीढ़ी के अंतर पर होते हैं ये दोनों रोग। कौन सा? एक तो कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया। इसलिए इन्हें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस डिजीज भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन दोनों रोगों को क्या कहते हैं, कौन सी कैटेगरी की श्रेणी में डाला जाता है इन दोनों रोगों को? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस डिजीज की कैटेगरी के अंदर ये दोनों रोग शामिल होते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा हीमोफीलिया के बारे में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, WBC के बारे में, RBC के बारे में, और जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने टाइप की होती है उसके बारे में पढ़ लिया, ब्लड के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, अच्छा लगे तो भी बताइए, बुरा लगे तो भी बताइए, समझ में ना आया तो भी बताइए, समझ में आया तो भी बताइए, प्लीज़ बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।